मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो धान की लंबाई को लेकर के है, धान के बौनेपन को लेकर के है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धान की फसल हमारी लगी हुई है और इसमें टिलरिंग हो चुकी है, टिलर निकल रहे हैं। अब ये जो अवस्था है, ये टिलर अच्छे नंबर में टिलर निकले और इनकी लंबाई अच्छी हो, अच्छी लंबाई पकड़ लें, स्वस्थ टिलर हो, मजबूत टिलर हो, ताकि इसके अंदर जो बालियां निकले उसके अंदर दाना अच्छा भरा हो और हमें अच्छी उपज मिल सके। तो इन टिलरों की लंबाई जो है अच्छी होना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो धान हमारा गिर जाएगा, लेकिन एक जो सामान्य लंबाई होती है वो होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम सारी खाद भी देते हैं, यूरिया भी देते हैं, डीएपी भी देते हैं, एमओपी भी देते हैं, हर प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं। घास भी निकली हुई है, घास का नियंत्रण भी है, कीट नियंत्रण भी है। आप देख रहे हैं इसमें घास भी नहीं है, अच्छी फसल चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी लंबाई रुक जाती है। फिर हम यूरिया देते हैं, यूरिया देने के बाद भी इसकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो क्या ऐसा कारण है कि इसकी लंबाई नहीं बढ़ पा रही है और हमें क्या ऐसा पोषक तत्व देना चाहिए या हमें ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि इसकी लंबाई बढ़े? तो देखिए, पौधा जो अपनी लंबाई लेता है, बढ़वार करता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, जो कल्ले निकलते हैं, जो फूल बनता है, ये उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा रेगुलेट होता है, उससे बहुत नियंत्रित होता है। पोषक तत्वों का तो अपना अपना रोल है ही, हर चीज का अपना रोल है, लेकिन इसके साथ साथ जो पौधे के अंदर हार्मोन है वो बैलेंस्ड अमाउंट में बनने चाहिए। अब सामान्यतः पौधे के अंदर 5 तरह के हार्मोन होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। और इन पांचों हार्मोन का अपना अपना काम है। अब ये हार्मोन का जो लेवल होता है या जो इनका जो पौधे के अंदर जो बनते हैं, पत्तियों के अंदर जो बनते हैं, ये पोषक तत्वों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तो ये हार्मोन कम बनते हैं। अब पत्ती के अंदर अगर हार्मोन कम बनेगा तो पत्ती की लंबाई भी कम होगी। तो हर पोषक तत्व का एक अपना रोल है और ये पोषक तत्व हार्मोन जो बनते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। अब जो ये लंबाई जो बढ़ती है पौधों की, या जो धान की लंबाई है, या जो हमारी जो कल्ले निकल रहे हैं जिसे हम टिलरिंग कहते हैं, टिलर्स जिसे कहते हैं, वो जो लंबाई है वो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उससे रेगुलेट होती है। अगर ऑक्सिन हार्मोन कम होगा तो पौधा छोटा रह जाएगा, चाहे हम इसके अंदर कितना भी प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, ऑक्सिन की कमी से पौधों की लंबाई कम रह जाती है। तो ऑक्सिन का पर्याप्त मात्रा में बनना बहुत जरूरी है। अब ये कई तरह के पोषक तत्वों से प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है जिंक से। जिंक का बहुत सारे काम है, एक आवश्यक पोषक तत्व है और बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसका एक काम ये भी है कि ऑक्सिन को बनाने में ये हेल्प करता है। तो अगर पौधे के अंदर जिंक की कमी होगी तो ऑक्सिन कम बनेगा। जब ऑक्सिन कम बनेगा तो ये अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाएगा। अगर हम यूरिया भी दे दें, डीएपी दे दें, एमओपी दे दें, और तरह की बहुत चीजें दे दें, तो भी वो ऑक्सिन नहीं बन पाएगा क्योंकि वो जिंक की कमी हो रही है। तो इसका मतलब कि हमें यह है कि जिंक की कमी को हमें पूरा करना चाहिए। तो जो किसान भाई कम जिंक देते हैं या जिंक देते ही नहीं है, या जिन मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है वहां जिंक उपलब्ध नहीं हो पाता, मिट्टी में रहते हुए भी जड़ें उसको नहीं ले पाती क्योंकि वो अघुलनशील रूप में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंक डालते हैं लेकिन हाई पीएच की वजह से उसका रूप बदल जाता है, पौधे उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो जिंक की पौधे के अंदर कमी हो जाती है। तो मिट्टी के अंदर जिंक का होना और उसका घुलनशील रूप होना दोनों ही बहुत जरूरी है। तो ऐसी समस्या ऐसी मिट्टियों में आती है जहां की पीएच बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा पीएच पे जिंक अघुलनशील हो जाता है और मिलता नहीं है। एक तो समस्या वहां है, दूसरा हम जिंक देते ही नहीं है, जिंक पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो जब जिंक की कमी होगी तो ऑक्सिन की कमी होगी, जब इस ऑक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो ये अपनी बढ़वार नहीं ले पाएगा, कल्ले छोटे रह जाएंगे। जब पौधा छोटा रह जाएगा, कल्ले छोटे रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से उपज भी क्या होगी, कम होगी। तो अब ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको जिंक दें। अब देखिए, ऐसी अवस्था में अगर हम जिंक सल्फेट डाल देते हैं खेत में तो ये मिट्टी के ऊपर ही रह जाएगा। अब मिट्टी के जब ऊपर रह जाएगा, जबकि जड़ें कहाँ हैं, नीचे हैं, तो ये कहाँ रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, जिंक फिक्स हो जाएगा मिट्टी में। तो ऐसी अवस्था में अगर हम जिंक डालते हैं तो जड़ तक उसका पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा या बहुत ही कम मात्रा जड़ तक पहुंच पाएगी। तो जिंक सल्फेट जब हम डालते हैं तो उसमें दो तत्व होते हैं, जिंक होता है और सल्फेट होता है। तो सल्फेट तो पानी में घुल के जड़ तक पहुंच जाता है, लेकिन जिंक के साथ समस्या है। जिंक मिट्टी में फिक्स होने की इसकी प्रवृत्ति होती है, मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो जो हम जिंक डालेंगे उसकी अधिकांश मात्रा मिट्टी की ऊपरी सतह में रह जाएगी और जड़ चूंकि नीचे जा चुकी है, जड़ तक पहुंचेगा नहीं। तो अब ऐसी अवस्था में हम क्या करें? तो देखिए, जो सबसे अच्छा उपाय इस समय हो सकता है, जो हमने फसल बो दी है, 30 35 40 45 दिन हो गए हैं और बढ़वार नहीं ले पा रही है, तो हमें करना चाहिए इसमें जिंक सल्फेट का छिड़काव। अगर हम जिंक सल्फेट का अच्छी तरह छिड़काव कर देंगे तो ये पत्तियों पे जाएगा, पत्तियों के माध्यम से ये ग्रहण होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये अपना काम करना शुरू कर देगा।
पौधे के अंदर ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन बनेगी, इसके कल्ले बढ़ने शुरू हो जाएंगे, पत्तियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और पौधा अपनी जो पूरी लंबाई ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। अब जिंक सल्फेट देखिए, जो आपको स्प्रे करना है वो हमें 0.5% का करना चाहिए। अब 0.5% का मतलब ये होता है कि हमें 1 लीटर में 5 ग्राम हमें घोलना चाहिए। तो 10 लीटर है तो 50 ग्राम हमें घोलना चाहिए। और अगर हम 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो 500 ग्राम। तो 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जिंक सल्फेट घोलना है, मतलब आधा किलो जिंक सल्फेट आपको घोलना है। तो एक एकड़ के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 एकड़ के लिए हमें 200 लीटर पानी हमें चाहिए और 200 लीटर पानी में हम 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट घोल करके इसका छिड़काव करें। तो ये आप ध्यान रखिए कि हमें कैसे इसका छिड़काव करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसकी सही मात्रा है वो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी है। अगर हम नैपसेक से स्प्रे कर रहे हैं तो नैपसेक में हम 15 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 लीटर पानी मैंने आपको बताया 5 ग्राम चाहिए, तो 15 लीटर पानी में 5 गुणा 15 75 ग्राम। तो नैपसेक से अगर स्प्रे कर रहे हैं तो एक नैपसेक में 15 लीटर पानी भरिए, उसमें 75 ग्राम जिंक सल्फेट डालिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। तो अगर आप इसका अच्छे ढंग से छिड़काव कर देते हैं तो आप देखेंगे इसका असर आने लगेगा। अगर बहुत ज्यादा कमी होती है तो आप इसका दूसरा छिड़काव 10-12 दिन बाद कर सकते हैं। तो ये आप छिड़काव कीजिए और आप देखेंगे निश्चित रूप से जिंक का असर आएगा। खास तौर से ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच ज्यादा है, क्षारीय है, लवणीय है, कैलकेरियस है, वहां जिंक मिट्टी में जाने के बाद अघुलनशील हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो वहां ये सही तरीका है कि हम छिड़काव करके पौधों पे दें। तो अगर आपकी धान की लंबाई रुकी हुई है, बढ़वार नहीं ले पा रहे हैं, कल्ले निकल तो गए हैं लेकिन बढ़वार नहीं ले पा रहे हैं, तब आप जिंक सल्फेट का छिड़काव कीजिए। तो ये एक समस्या रहती है कि हम यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, उसके बाद भी बढ़वार नहीं हो पा रही क्योंकि वहां जिंक की कमी है। तो इस जिंक की कमी को आप पूरा कीजिए। वैसे तो हमें बुआई के समय जिंक देना चाहिए और ऐसी मिट्टी जिनकी पीएच बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया क्षारीय मिट्टी होती है, लवणी होती है, वहां हमें चिलेटेड वाला जिंक देना चाहिए क्योंकि चिलेट वाला जिंक जो है उपलब्ध हो जाता है अधिक पीएच वाली मिट्टी में भी। अगर सामान्य मिट्टी है तब हमको वहां जिंक सल्फेट डालना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो हमें छिड़काव करें, हम जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला मिल जाए या 21% वाला जिंक सल्फेट मिल जाए, उसका आप छिड़काव कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोल करके। तो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी पर्याप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि इसका असर आएगा और जो हमारी फसल है वो अच्छी बढ़वार लेगी और हमें उपज भी अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्या ऐसा कारण होता है कि खाद देने के बाद भी बढ़वार नहीं हो पा रही है, वो जिंक की कमी है। तो आप जिंक की कमी को पूरा करें छिड़काव के माध्यम से। और इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखें, जो खास तौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।